मेरा नाम भी डिल्लन है। अगर वो ये सोचता है कि इस प्रकार मुझे आतंकित करके $5,000 मुझसे झटक लेगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है उसकी। उस हरामजादे को। रॉक्सी ने बात काटी। शांत रहो डिल्लन। सुनो, इस वक्त हम उसके रहमो करम पर ही हैं। वो चाहे तो। खैर, तुम इस वक्त उससे उल्टा सीधा कुछ मत कह देना। अगर वो बक गया तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। डिल्लन गुस्से भरी आवाज में बोला, क्या पता हम पर इनाम रखा गया भी है या नहीं। ये पाजी हमें ब्लैकमेल करके हमसे पैसे झटकना चाहता है। फर्ज करो उन्होंने कोई इनाम वगैरह नहीं रखा हो, तो मैं समझता हूं इस हरामजादे की चाल है ये। लेकिन वो ब्लफ देने वाला आदमी नहीं है, रॉक्सी ने कहा। मैं उसे जानता हूं डिल्लन, वो शायद ठीक ही कह रहा है। पुलिस ने जरूर इनाम घोषित कर रखा होगा। जॉय जरा लालची जरूर है। अगर हम उसे कुछ पैसों का लालच दें तो शायद वो अपनी जुबान न खोले। कितने पैसे? यही लगभग $2,000। हालांकि पुलिस द्वारा घोषित इनाम से ये कहीं कम रकम है, फिर भी। और फर्ज करो उसे $2,000 हमने दे भी दिए और फिर भी पुलिस को उसने क्लू दे दिया, तो क्या होगा? वो इतना गिरा हुआ आदमी नहीं है, वो ऐसा नहीं करेगा, मुझे उम्मीद है। और इतना सब कुछ मुझे अपने पल्ले से ही देना पड़ेगा। तुम भी तो कुछ दो, मैं ही देता रहूं। मैं पहले ही इस पाजी को एक बड़ी रकम दे चुका हूं। इनाम तो हम दोनों पर घोषित किया गया है ना, तो तुम भी मेरे साथ ही मुजरिम हो। तुम भी तो अपने पल्ले से कुछ खर्च करो ना। रॉक्सी ने व्याकुलता से पहलू बदला, फिर बोला, तुम जानते ही हो दोस्त, मेरे पास तो एक सिक्का तक नहीं है। मुझे भी तो तुम्हारे साथ ही इतनी जल्दी में भागना पड़ा था। मैं एक फूटी कौड़ी तक अपने साथ नहीं ला सका था। डिल्लन ने असंतुष्टि से कंधे झटकाए और बड़बड़ाता हुआ फार्म हाउस की ओर चल दिया। रॉक्सी भी उठ खड़ा हुआ और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। फार्म हाउस के पास पहुंचने पर जॉय ने उन दोनों को वापस आते देखा तो वो टहलता हुआ उनके करीब आ गया। डिल्लन जॉय से बोला, सुनो, मैं समझता हूं वो $5,000 वाला इनाम तुम जैसे व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। हम नहीं चाहते कि तुम इससे हाथ धो बैठो, इसलिए हमने फैसला किया है कि तुम्हें कुछ रकम दे दी जाए ताकि तुम जुए में हारी अपनी रकम का कुछ घाटा पूरा कर सको। जॉय की आंखों में चमक आ गई। तुमने मुझे गलत समझा दोस्त, वो बोला। तुम्हें बताने का मेरा मतलब ये हरगिज नहीं था कि मैं तुमसे पैसा खींचूं। मैं तो तुम्हें सावधान रहने के लिए कह रहा था। मुझे इनाम की परवाह नहीं है दोस्त। रही जुए में हारने वाली बात, वो तो मैंने दोस्त होने के नाते तुमसे जिक्र किया था बस। फिर भी, डिल्लन ने अपनी घृणा पर काबू पाते हुए कहा, मेरा ख्याल है $2,000 से काम चल जाएगा तुम्हारा। ओहो, अच्छा ठीक है, तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई तुम सच्चे दोस्त हो, कहकर उसने अपनी हथेलियां मली। डिल्लन ने 2,000 के नोट उसकी ओर बढ़ा दिए, जिन्हें जॉय ने बड़ी जल्दी से लपक लिया। फिर उसने कांपते हाथों से नोटों को गिना। उसकी आंखों में छलकते लालच को देखकर रॉक्सी कांप उठा। जॉय ने नोट गिने और कांपते हाथों से उसे अपनी जेब में रख लिया। डिल्लन बोला, सुनो जॉय, हमने तुम्हें पैसे जरूर दिए हैं, पर ये मत समझ बैठना कि तुम हमें डबल क्रॉस करके पुलिस से भी पैसे झपट लोगे। उसका स्वर गुस्से में भरा हुआ था। बता रहा हूं, तुम किसी गलतफहमी में मत पड़ जाना। ये मत भूलना कि तुम्हारे माता पिता भी हमारे साथ हैं, समझ गए? जॉय की आंखें फैल गईं। अरे नहीं, तुम लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुम लोग चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर जल्दी से अपनी कार की तरफ वो बढ़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे वहां से भाग जाने की जल्दी हो। वो कार में बैठा और उसकी कार रेतीली सड़क पर तेजी से दौड़ने लगी। कुछ ही देर में कार उनकी आंखों से ओझल हो गई। कार के स्टार्ट होने की आवाज सुनकर मैनचेस्टर और क्रिसी दोनों बाहर निकल आई, पर तब तक जॉय वहां से जा चुका था। चला गया, मैनचेस्टर ने दुखी दिल से कहा। मुझे तो अभी उससे बहुत सी बातें करनी थी। वो इस तरह हमें बताए बिना क्यों चला गया? क्रिसी ने पूछा। मैनचेस्टर उसके नजदीक पहुंची और सांत्वना देने लगी। रॉक्सी बोला, जॉय को बहुत सारे काम करने होते हैं क्रिसी, वो जल्दी ही वापस लौट आएगा, तुम्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जॉय के जाने के बाद डिल्लन की व्याकुलता कुछ और ज्यादा बढ़ गई। वक्ती तौर पर $2,000 जॉय को दे देने के बाद उसे ये तसल्ली जरूर हो गई थी कि जॉय अब सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन इस समय जब वो ढलान पर बैठा
डूबते सूरज की ओर देखता हुआ ये सोचकर व्याकुल हुआ जा रहा था कि कहीं जॉय गद्दारी ना कर बैठे। उसकी जेब लगभग खाली हो चुकी थी। कुल मिलाकर $100 ही उसके पास बचे थे। इसी तरह के ख्याल उसकी आशंकाओं में और भी वृद्धि कर रहे थे। वो व्याकुल होकर उठ खड़ा हुआ। उसने रॉक्सी की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाई, फिर उसकी तलाश में इधर उधर देखने निकल पड़ा। वो समूचे फार्म हाउस की खिड़कियों में झांकता फिरा, लेकिन उसे रॉक्सी कहीं दिखाई नहीं दिया। एक खिड़की से उसे मैनचेस्टर काम करती दिखाई दी। उसने सिर नीचे झुका लिया और दूसरी खिड़की पर झांका। ये खिड़की दूसरी खिड़कियों की अपेक्षा जरा ज्यादा ऊंची थी, इसलिए उसे उचक कर उसमें झांकना पड़ा। अगले ही पल उसने अंदर का जो दृश्य देखा, उसे देखकर उसके सारे बदन में सनसनी दौड़ गई। मोमबत्ती की हिलती डुलती मध्यम रोशनी में क्रिसी उसे अपने कपड़े उतारती नजर आई। कपड़े उतारने में उसे परेशानी हो रही थी और बटन खोलते समय उसके हाथ कांप रहे थे। डिल्लन ने खिड़की से सिर चिपका लिया। जब तक रोशनी बुझ नहीं गई, वो उसी प्रकार खिड़की से चिपका अंदर का दृश्य देखता रहा। किसी के मखमली सुपुष्ट जिस्म को भोगने की उसकी दानवी इच्छा बलवती हो उठी। उसे महसूस होने लगा कि बहुत अरसे से उसने किसी औरत के जिस्म को नहीं रौंदा था। तभी पीछे से आहट सुनाई पड़ी और नीम अंधेरे में रॉक्सी प्रकट हुआ। डिल्लन ने चौंक कर खिड़की से अपना सिर हटा लिया और एक बेशर्म हंसी हंसा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रॉक्सी ने पूछा। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, डिल्लन ने बात बनाई। उसके दिमाग में अब भी किसी का शरीर कौंध रहा था। खिड़की से चिपके अंदर तुम मुझे ढूंढ रहे थे क्या? रॉक्सी ने संदेह भरे स्वर में कहा। हाँ। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम शायद ये तो नहीं सोच रहे हो कि कमरे में मैं किसी के साथ था? अगर सोच भी रहा था तो क्या हुआ? वो चीज ही ऐसी है यार। रॉक्सी को गुस्सा चढ़ाया। उसने डिल्लन के गिरेबान को दबोच लिया। सुनो, तुम्हारी नीयत बहुत खराब है। तुम्हें उस बच्ची के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, मैं कह देता हूं। अगर तुमने किसी पर कोई बुरी निगाह डाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं हरगिज ये सहन नहीं कर पाऊंगा, समझे? डिल्लन ने एक झटके से उसका हाथ झटक दिया। उसकी आंखों में भूकंप के से भाव पैदा हो गए थे। गंदे चूहे, वो दहाड़ा। तुम्हारी हिम्मत की मेरे गिरेबान पर हाथ डाल सको? हरामजादे, मैं तेरा खून कर दूंगा। और सुन, यदि मैंने उस लड़की को हासिल करना है तो तुम क्या, कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। मैं जिस चीज को चाहता हूं उसे हासिल करके रहता हूं। और उसने रॉक्सी को एक जोरदार धक्का दे दिया। रॉक्सी नीचे जा गिरा। आइंदा से तुम मेरे रास्ते में आने की कभी कोशिश मत करना, उसने चेतावनी दी। रॉक्सी कपड़े झाड़कर उठ खड़ा हुआ। वो बेहद आतंकित हो उठा था। डिल्लन ने एक ही वार में उसकी मर्दानगी हवा कर दी थी। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझते हो करो, वो धीरे से बोला। मैं तो तुम्हारे भले की बात सोच रहा था। अब तो जो हुआ वो भूल जाओ। मेरे विचार में ये मेरा पागलपन ही था वाकई। डिल्लन भी समझ गया कि रॉक्सी से दुश्मनी मोल लेना उसके हित में नहीं था। अतः वो बोला, ओके, हमें किसी छोकरी जैसी मामूली बात पर आपस में मनमुटाव नहीं करना चाहिए। मैंने तुम पर हाथ उठा दिया, आई एम सॉरी, इसका मुझे बहुत अफसोस है। अब बात को खत्म कर देना ही बेहतर है, रॉक्सी बोला। फिर बात बदलने की गरज से कहा, यदि हम एक चक्कर शहर का भी लगाएं तो कैसा रहेगा? मैं समझता हूँ इसमें हमारे सारे हालात का पता भी चल जाएगा। नहीं? ठीक कहते हो, डिल्लन ने कहा। हम आज ही शहर चलते हैं। मैं अपनी थॉमसन भी साथ ले चलता हूँ। फिर जॉय को भी टटोल लेंगे और इधर उधर से सुनकर हालात का कुछ जायजा भी ले लेंगे। चलो चलते हैं। उस बुढ़िया को बताना ठीक नहीं होगा, है ना? दोनों कार में सवार होकर शहर की ओर चल पड़े। रास्ते में डिल्लन ने कहा, सुनो, क्यों ना हम रास्ते में किसी सर्विस स्टेशन पर हाथ साफ कर लें? इस तरह कुछ नकदी भी हमारी जेब में आ जाएगी। क्या कहते हो? रॉक्सी ने सिर हिलाकर सहमति जताई। जरूर, एक पंथ दो काज वाली बात हो जाएगी। वो बोला। वे दोनों रात के अंधकार में आगे बढ़ते रहे। डिल्लन कुछ परेशान हालत में था। थॉमसन घुटनों पर टिकाए वो अंधकार में घूरता रहा। कुछ देर के बाद रॉक्सी बोला, इस मोड़ के बाद ही एक पेट्रोल पंप है। हम पहले वहां पहुंचकर पेट्रोल भरवाते हैं। फिर यदि वहां कोई विशेष सुरक्षा नहीं हुई
तो उन्हें आश्चर्यचकित कर देंगे। और क्या? डिल्लन ने कहा, हाँ हाँ, तुम उन्हें बातों में लगाए रखना, बाकी का काम मैं पूरा कर दूंगा। उन्होंने गाड़ी पेट्रोल पंप के सामने जाकर रोक दी। पेट्रोल पंप का कर्मचारी पहुंचा तो रॉक्सी ने 10 गैलन पेट्रोल डाल देने का आदेश दिया। डिल्लन ने दरवाजा खोला और दूसरी ओर उतर गया। अंधेरे में कार की ओट में छुप जाने की वजह से पेट्रोल पंप का कर्मचारी उसे देख नहीं पाया। डिल्लन ने ऑफिस की ओर निगाह दौड़ाई। ऑफिस खाली था। रॉक्सी बोला, जरा जल्दी हाथ चलाओ, हमारे पास इतना समय नहीं है भाई। बस हो गया सर, कर्मचारी बोला और उसने टंकी का कैप बंद कर दिया। रॉक्सी ने उसे पैसे थमाए और पूछा, यहाँ अखबार मिल सकेगा? जरूर, ऑफिस में है, मैं भी ला देता हूँ, कर्मचारी ने कहा। रॉक्सी ने दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। वो कर्मचारी से बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। कार चलाते चलाते टांगे अकड़ गई हैं, इसी बहाने जरा टांगे भी सीधी हो जाएंगी। वो कर्मचारी के पीछे पीछे ऑफिस की ओर बढ़ गया। अंधेरे से निकलकर डिल्लन भी उनके पीछे पीछे हो लिया और दरवाजे के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। जैसे ही कर्मचारी ने दराज खोला, दरवाजे पर खड़ा डिल्लन धड़धड़ाता हुआ ऑफिस में घुस आया। उसने थॉमसन की नाल कर्मचारी की पीठ से सटा दी और घुर्राते हुए बोला, हैंड्स अप, कोई होशियारी करने की हिम्मत मत करना। कर्मचारी ने पीछे मुड़कर देखा तो मुंह फाड़ कर रह गया। रॉक्सी आगे बढ़ा। उसने दराज में से सारी नकदी और नोट समेट लिए। ये तो कुछ माल नहीं है, कुछ और भी है क्या? उसने कर्मचारी से पूछा। पेट्रोल पंप के कर्मचारी की खिड़की बंद गई थी। वो हकलाते हुए बोला, बस यही है सर। ये तो कुछ भी नहीं हुआ, रॉक्सी ने व्यंग किया। ये तो वही मिसाल हो गई, खुदा पहाड़ निकला चूहा। डिल्लन ने थॉमसन की नाल से कर्मचारी को कुर्सी पर बैठ जाने का संकेत किया, फिर बोला, जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? मैं डिल्लन हूँ, वो डिल्लन जिसकी पुलिस बड़ी सरगर्मी से तलाश करती फिर रही है। मैं नहीं जानता बॉस, कर्मचारी की घिघी बदस्तूर जारी थी। मुझे पकड़ने के लिए पुलिस ने $5000 का इनाम रखा हुआ है। तुम्हें ये बात नहीं मालूम? मुझे नहीं मालूम सर, उसने सिर हिलाते हुए मना किया। अखबार कहाँ है? डिल्लन ने पूछा। रॉक्सी पहले से ही अखबार उठा चुका था और उसे देख रहा था। अंत में उसने अखबार एक तरफ फेंका और बोला, इसमें तो एक शब्द भी हमारे बारे में नहीं छपा है। मुझे पहले ही शक था मुझे, डिल्लन सर्द आवाज में बोला। फिर रॉक्सी से कहा, अब तुम बाहर जाकर कार में बैठो और मेरी प्रतीक्षा करो। रॉक्सी बाहर निकल आया। जैसे ही वो कार में बैठने लगा, ऑफिस से दर्दनाक चीख उभरी, ऐसी चीख जो सिर्फ किसी हलाल होते व्यक्ति के मुंह से निकलती है। उसने घबरा कर अपने दोनों कान बंद कर लिए। कुछ देर बाद डिल्लन दौड़ता हुआ कार के पास पहुंचा और बोला, जल्दी जल्दी करो रॉक्सी। ये चीख कैसी थी? रॉक्सी ने गियर बदलते हुए पूछा। अरे उसी पेट्रोल पंप के कर्मचारी की थी, और क्या। तुम क्या समझते हो मैं उसे छोड़ देता ताकि वो दूसरे लोगों को हमारे बारे में बता दे? रॉक्सी कुछ नहीं बोला। कार आगे दौड़ती रही। कुछ देर बाद रॉक्सी बोला, अब हम कहाँ चल रहे हैं? वापस फार्म हाउस चलें? वापस क्यों? डिल्लन ने क्रुद्ध स्वर में कहा। हमें जॉय के पास चलना चाहिए रॉक्सी, उस हरामजादे की भी तो मिजाज पुरसी करनी है। कार जॉय के मकान के सामने रुकी। डिल्लन कार से बाहर कूद गया। फिर रॉक्सी से बोला, तुम यहीं रुको। यहीं रुको रॉक्सी, मैं अंदर जाता हूँ। यदि कुछ गड़बड़ नजर आए तो हॉर्न बजाकर तुम मुझे संकेत दे देना। रॉक्सी ने कुछ विरोध करने के लिए मुंह खोलना चाहा, परंतु डिल्लन के कठोर चेहरे को देखकर वो चुप रह गया। जॉय के मकान में एक खिड़की में से रोशनी आ रही थी। डिल्लन ने दरवाजे पर दस्तक दी और प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर के बाद दरवाजा खुला और जॉय ने बाहर झांका। फिर जैसे ही उसकी निगाह डिल्लन पर पड़ी, वो सहम कर कुछ पीछे हट गया। डिल्लन ने थॉमसन की नाल उसकी गर्दन से सटा दी और उसे धकियाता हुआ अंदर दाखिल हो गया। अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। जॉय की आंखें फैल गईं। उसके मुंह से बोल तक नहीं फूट रहा था। हरामजादे, तू समझता था कि डिल्लन को धोखा दे देगा? कुतिया के बच्चे, तू मुझसे डबल क्रॉस करना चाहता था। निकाल वो नोट जो तू मुझसे झटक कर ले गया था। जॉय ने अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकालकर उसकी ओर बढ़ा दी। उसके हाथ कांप रहे थे। फिर कांपते स्वर में वो बोला, तुम मुझे गलत समझ रहे हो भाई, मैं ऐसा नहीं हूँ।
डिल्लन ने उसके हाथ से नोटों की गड्डी छीन ली और गुर्राया, और उन $1000 को भी मुझे वापस कर, सुअर के औलाद, जिन्हें तू कहता था कि तू जुए में हार गया है। जल्दी कर, वरना तेरी खोपड़ी का तरबूज बना दूंगा। थॉमसन जॉय के पेट की ओर तनी हुई थी। लाता हूँ, गोली मत चलाना मिस्टर, प्लीज, वो घिघियाते हुए बोला। वो एक मेज के पास पहुंचा और उसकी दराज में से टटोलकर नोटों की एक गड्डी डिल्लन की ओर बढ़ा दी। बस यही है, यही बाकी डॉलर्स हैं, कार खरीदने में खर्च हो गए बाकी सारे पैसे। ठीक है, अब पैर उठाओ और मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे काम भी है। वो जॉय को थॉमसन की नाल सटाए हुए बाहर ले आया और उसे कार की पिछली सीट पर बैठ जाने का संकेत दिया। जॉय बैठ गया और डिल्लन उससे सट कर बैठ गया। उसने थॉमसन नीचे रख दी और पिस्तौल निकाल ली। कुछ दूर चलने तक खामोशी रही। फिर जॉय ने पूछा, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? डिल्लन ने अंधेरे में जॉय के चेहरे के भाव को देखा और फिर एक जोरदार मुक्का उसके जबड़े पर जड़ दिया। जॉय एक दबी सी आह के साथ आगे की ओर दोहरा होकर रह गया। उसकी नाक से खून बह निकला। उसने अपने दोनों हाथ नाक पर रख लिए। डिल्लन ने झटके के साथ उसके हाथ उसकी नाक पर से हटा दिए। इसके लिए उसे थोड़ा बल प्रयोग करना पड़ा। जॉय रो पड़ा। ओ नहीं, प्लीज प्लीज, थोड़ा और भी मजा चख ले सुअर की औलाद, डिल्लन बोला और फिर एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जमा दिया। जॉय के मुंह से एक लंबी आह निकली और वो त्युराकर सीट के नीचे झुक गया। डिल्लन का हाथ उसकी पीठ पर भी पड़ा। जॉय बेहोश हो गया। सामने दूर पानी की परछाई देखकर रॉक्सी ने कार रोक दी। डिल्लन सीट से नीचे उतरा और रॉक्सी से बोला, ऐसे बाहर निकाल लो रॉक्सी, मैं नहीं चाहता कि इस बार भी मुझे कार की सीटों की धुलाई करनी पड़े। रॉक्सी ने जॉय को बाहर निकालने में डिल्लन की मदद की। जॉय को अब तक होश आ चुका था, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। वो लड़खड़ाता और कांपती टांगों के साथ सड़क पर नीचे जा गिरा। डिल्लन ने रॉक्सी से कहा, कार जरा और आगे बढ़ा लो। रॉक्सी ने कार थोड़ी सी आगे बढ़ाकर खड़ी कर दी। डिल्लन ने जॉय की खोपड़ी का निशाना लगाया और जॉय की खोपड़ी किसी तरबूज की तरह फूट गई। जॉय समाप्त हो गया। रॉक्सी ने अपना मुंह फेर लिया। डिल्लन घुर्राया, जल्दी करो रॉक्सी, अब हमें इसे नदी में फेंकना है। उसने पिस्तौल कार में रख दी और रॉक्सी की मदद से जॉय के हाथ पैर पकड़कर उसे नदी की ओर ले गए। एक छपाक की आवाज हुई और जॉय का मुर्दा जिस्म नदी में समा गया। नदी का बहाव तेज था। चंद्रमा की रोशनी में उसका बहता पानी साफ दिखाई दे रहा था। डिल्लन ने पानी में हाथ पैर धोए, फिर उसे घास के साथ रगड़ता हुआ बोला, जॉय का किस्सा समाप्त हो गया, अब ये हमारे खिलाफ जुबान नहीं खोल सकेगा। रॉक्सी उसकी ओर पीठ किए गुमसुम सा खड़ा था। उसकी निगाहें डिल्लन की पीठ पर टिकी हुई थीं। सहसा एक भयानक आशंका उसके दिमाग में उभरी। वो भय से कांप उठा। अगले 2 दिन का समय बहुत धीरे धीरे व्यतीत हुआ। रॉक्सी और डिल्लन दोनों ही परेशान रहे। उन्होंने जॉय के बारे में कोई भी बात नहीं की, पर दोनों के दिमाग पर जॉय बुरी तरह छाया रहा। तीसरे दिन सवेरे नाश्ते के समय मैनचेस्टर ने कहा, आज जॉय का यहाँ आने का वायदा है। वो मुझे वादा करके गया था कि अगली बार वो कुछ सामान यहाँ के लिए लेकर आएगा। रॉक्सी ने डिल्लन की ओर देखा, फिर अपनी प्लेट पीछे हटा दी। शायद वो अखबार भी लेकर आएगा, वो बोला। हमने उससे अखबार लाने के लिए कहा था। उसने उठकर खड़े होते हुए कहा। मैनचेस्टर मेज साफ करने लगी। यदि वो कहकर गया है तो लेकर जरूर आएगा। मेरा बेटा जुबान का पक्का है। डिल्लन के होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट तैर गई। वो रॉक्सी के पीछे पीछे हो लिया। दोनों कुछ देर तक एक साथ चलते रहे। फिर रॉक्सी ने धीरे से पूछा, तुम्हारा क्या विचार है? पुलिस वाले यहाँ तक पहुंच जाएंगे क्या? डिल्लन ने सिर हिलाया। लगता तो नहीं है, फिर भी हमें सावधान रहना होगा। रॉक्सी कुएं के किनारे बैठकर सिगरेट सुलगाने लगा। डिल्लन ने देखा उसके हाथ कांप रहे थे। कुछ देर तक दोनों खामोश रहे। फिर रॉक्सी बोला, यहाँ रहकर हम जोखिम उठा रहे हैं वैसे, और हम जा भी कहाँ सकते हैं। डिल्लन ने कुछ मायूसी भरे अंदाज में कहा। दोनों काफी देर तक यही सोचते रहे, परंतु नतीजा
कुछ भी नहीं निकला। अंत में रॉक्सी उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा, मेरे विचार से अब मुझे बाढ़ ठीक करने जाना चाहिए। वहां का काम अब समाप्ति होने वाला है। हम इस विषय पर फिर से विचार विमर्श कर लेंगे। उसके बाद रॉक्सी वहां से चला गया। डिलन उसे जाते हुए देखता रहा। ज्यों ही रॉक्सी मोड़ काट कर गायब हुआ, उसने क्रिसी को बाहर आते देखा। वो रॉक्सी की खोज में बाहर निकली थी। डिलन ने ललचाई नजरों से उसके गदराए जिस्म को देखा। उसकी काम वासना उत्तेजित होने लगी। वो धीरे धीरे क्रिसी की ओर बढ़ने लगा ताकि वो भयभीत होकर भाग न जाए। वो उसके करीब पहुंचा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं शूटिंग का अभ्यास करने जा रहा हूं, तुम मेरे साथ चलोगी? वहां तुम्हें यह देखने का मौका मिलेगा कि निशाना कैसे लगाया जाता है। एक पल के लिए क्रिसी के चेहरे पर रौनक आ गई, फिर तत्काल ही वो गंभीर हो गई। उसने इनकार में सिर हिलाया और बोली, मैं रॉक्सी को ढूंढ रही हूँ। रॉक्सी किधर है? डिलन ने नम्र स्वर में कहा, रॉक्सी तुम्हारे तारों की किसी बाड़ को ठीक कर रहा है। कहते कहते उसने होल्स्टर से पिस्तौल निकाल ली और उसे हाथों से इधर उधर घुमाने लगा। क्रिसी ने पिस्तौल की चमकती नाल देखी और उसकी आंखें उस पर जमकर रह गईं। वो उसे और नजदीक से देखने के लिए आगे बढ़ी। अच्छी पिस्तौल है ना, देख। डिलन ने उसे पिस्तौल दिखाते हुए पूछा। क्रिसी अब रॉक्सी को भूल चुकी थी। उसकी आंखें पिस्तौल पर टिकी हुई थीं। यदि तुम चाहो तो इससे फायर भी कर सकती हो, डिलन ने लालच दिया, किंतु इसके लिए तुम्हें जंगल में मेरे साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ फायरिंग करने से किसी को नुकसान पहुंच जाएगा, कोई मर भी सकता है ना। किसी की आंखों में दिलचस्पी का भाव पैदा हो गया। क्या ये बहुत शोर करती है? उसने पूछा। हाँ, शोर तो बेशक करती है, किंतु तुम तो एक बहादुर लड़की हो ना, तुम तो इसे चलाकर देख लो। वो मुड़ा और चल दिया। किसी असमंजस में डूबी उसे जाते देखती रही। डिलन उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन पिस्तौल का लालच उस पर हावी हो रहा था। वो उसके पीछे पीछे चल पड़ी। रास्ते में उसने पूछा, क्या मैं इसे हाथ में लेकर देख सकती हूँ? जरूर। डिलन ने कारतूस निकालकर क्लिप बंद कर दिया और पिस्तौल उसे थमा दी। ये लो, लेकिन जरा सावधानी से संभालना इसे। किसी ने पिस्तौल हाथ में लेकर इस प्रकार सहलाई जैसे वो किसी गुड़िया को सहला रही हो। ये तो कुछ भारी सी लगती है, वो बोली। डिलन ने उसकी ओर देखा और उसके नजदीक आ गया। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसकी बाह को छू लिया। उसके स्पर्श मात्र से ही किसी के समूचे जिस्म में एक तेज लहर दौड़ गई। वो परेशान होकर फौरन पीछे हट गई। डिलन मुस्कुरा दिया। हमें फार्म हाउस से थोड़ा आगे चलकर शूटिंग करनी होगी, अन्यथा शोर सुनकर वे लोग यहाँ आ पहुंचेंगे और फिर हमारी शूटिंग को रोक देंगे। किसी का दिमाग फिर रॉक्सी की ओर घूम गया। डिलन को उसे दोबारा छूने की हिम्मत नहीं हुई। दोनों आगे बढ़ते रहे। फिर जंगल में एक खुले स्थान पर पहुंचकर डिलन ने कहा, मेरे विचार से यही मुनासिब जगह है। वो नीचे बैठ गया और किसी से बोला, आओ नीचे बैठ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूं कि पिस्तौल में किस तरह गोलियां भरी जाती हैं। क्रिसी डिलन के पास खड़ी होकर उसकी ओर देखती रही। डिलन ने मुस्कुराने की चेष्टा की, किंतु उसका चेहरा केवल फैलकर ही रह गया। उसकी आंखों के भाव क्रिसी को भयभीत किए दे रहे थे। वो एकदम सहम गई और एक कदम पीछे हट गई। डिलन ने क्लिप जेब से निकाल लिया और क्रिसी से बोला, लाओ पिस्तौल मुझे दे दो, मैं इसमें गोलियां भर देता हूं। क्रिसी ने दूर से ही पिस्तौल उसे लौटा दी। वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। डिलन ने पिस्तौल लेते समय उसके हाथ को फिर से छू लिया। वो एक कदम और पीछे हट गई। बैठ जाओ ना, डिलन अपने स्वर को यथासंभव मुलायम बनाते हुए बोला, मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि ये चलती कैसे है। क्रिसी बिल्कुल नहीं हिली। डिलन को लगा जैसे वो भाग खड़ी होना चाहती है। वो बोला, ऐसा करो तुम उस ओर देखो। उसने एक पेड़ की टूटी हुई टहनी की तरफ इशारा किया। देखो, मैं उस टहनी को टारगेट बना रहा हूं। डिलन को महसूस हुआ जैसे उत्तेजना से उसका हाथ कांप रहा था। उसने गोली चलाई। एक तेज आवाज गूंजी, लेकिन निशाना चूक गया। किसी ने पीछे हटकर ओह कहा। पिस्तौल की आवाज से वो भयभीत हो गई थी, किंतु फिर भी वो कोशिश करना चाहती थी। डिलन ने एक बार फिर से सांस रोककर निशाना साधा। उसने फिर से घोड़ा दबाया। फिर से धमाका हुआ।
अब की बार शाख टूटकर नीचे गिर गई। अब तुम चला कर देखो, वो खड़ा होते हुए बोला। कृषि अब उसके पास आ गई। उसकी नजरें पिस्तौल पर टिकी हुई थीं। रॉक्सी के बारे में वो भूल ही चुकी थी। ठीक है, तुम यहीं खड़ी रहो, डिल्लन कठिनाई से कह सका। मारी उत्तेजना के उसका सांस फूलने लगा था। अब कृषि उसके बिल्कुल समीप आ गई थी। उसका चेहरा उत्साह से चमक रहा था। डिल्लन उसके पीछे आ गया। वो पेड़ की शाख की ओर देखती रही। तुम पिस्तौल इस प्रकार पकड़ो, उसने कृषि की कलाई पकड़कर पेड़ की ओर उठाते हुए कहा। उसकी सख्त मांसल रचना से कृषि को अपना हाथ जलता हुआ महसूस हुआ। डिल्लन ने महसूस किया कि वो कांप उठी थी, किंतु पिस्तौल चलाने की चाहत की इच्छुक थी। इसलिए उसने अपनी कलाई डिल्लन को पकड़ने दी। डिल्लन को सारे जिस्म का रक्त चलता सा महसूस होने लगा। उसने कृषि की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने में घेर लिया। घबराना मत, वो भारी आवाज में बोला, तुम्हें बिल्कुल चोट नहीं आएगी। गोली चली। साथ ही पिस्तौल कृषि के हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी। इससे पहले कि वो पिस्तौल नीचे से दोबारा उठाए, डिल्लन की जकड़ मजबूत हो गई। कृषि भयभीत हो उठी। वो कांप गई और उसने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। डिल्लन की आंखों में हिंसक भाव पैदा हो गए थे। उसने डांटा, ये बड़बड़ाना बंद कर। उसने उसे अपनी ओर घसीट लिया। कृषि का पागलों जैसा चेहरा डिल्लन को परेशान किए दे रहा था, पर उसके पुष्ट उरोज व गदराए यौवन की गर्मी उसे मदहोश किए दे रही थी। उसने उसके स्पुष्ट उरोज अपनी हथेलियों में भर लिए और उसे अपने से सटाकर बुरी तरह दबोच दिया। कृषि किसी स्प्रिंग की मानिंद उछल गई। वो उसकी पकड़ से आजाद हो गई। डिल्लन फिर से उस पर झपटा, किंतु इस बार कृषि ने अपने मजबूत हाथों से उसे बुरी तरह झटक दिया। निश्चित ही उसके जिस्म में बहुत जान थी। डिल्लन को लगा जैसे किसी फौलादी रोबोट ने उसे दूर फेंक दिया हो। कृषि उछलकर भाग खड़ी हुई और उसकी ओर देखे बगैर जंगल की ओर दौड़ गई। डिल्लन ने उसके पीछे जाने की कोशिश नहीं की। उसके बलशाली जिस्म का करारा धक्का खाकर वो सहम गया था। वो उसे जंगल की ओर दौड़ते हुए देखता रहा। फिर जैसे उसे होश सा आ गया, उसने एक बार फिर उसके पीछे जाने की सोची, पर उसे ठिठक जाना पड़ा। सामने रॉक्सी खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। मैंने तुम्हें देख लिया था कमीने चूहे, वो कहर भरे स्वर में बोला। डिल्लन का पारा चढ़ गया। वो पहले से ही खींच से भरा बैठा था और अब रॉक्सी के अचानक आ जाने से और अपने लिए अपमान भरे शब्द सुनकर उसका गुस्सा आसमान पर जा पहुंचा। वो गुस्से से दहकती आंखों से देखता हुआ रॉक्सी की ओर बढ़ा। रॉक्सी ने अपना कोट उतारकर वहीं फेंका और दांत किटकिटाता हुआ बोला, मैंने इस बारे में तुम्हें पहले भी चेतावनी दी थी ना। अब ये बात मुझे तुम्हारी खोपड़ी में ठीक से बैठानी पड़ेगी। वो तेजी से डिल्लन की ओर लपका। डिल्लन ने अपना बचाव करने की कोशिश नहीं की। उसे अपनी ताकत पर जरूरत से ज्यादा भरोसा था। जैसे ही रॉक्सी उसकी ओर बढ़ा, उसने अपना बायां हाथ घुमाया और उसके चेहरे पर प्रहार कर दिया। रॉक्सी बड़ी तेजी से घूम गया, जिससे डिल्लन का मुक्का पूरी तरह से नहीं लग सका। डिल्लन का मुक्का उसके कंधे से फिसल कर रह गया। रॉक्सी दोनों मुक्कों से डिल्लन पर पिल पड़ा। डिल्लन झुंझला कर रह गया। उसके वार खाली जा रहे थे। रॉक्सी दाएं बाएं होता डिल्लन के मुक्कों को विफल करता हुआ उस पर मुक्के जमाता रहा। उसका हर एक मुक्का डिल्लन के जिस्म पर प्रहार कर रहा था। डिल्लन ने आगे बढ़कर रॉक्सी को अपनी जकड़ में लेने की कोशिश की, किंतु रॉक्सी किसी चिकनी मछली की भांति उसकी पकड़ से निकल गया। वो अब भी बच बच कर उस पर मुक्के बरसाता रहा। डिल्लन बुरी तरह से मार खा रहा था, किंतु उसने हाथ चलाने बंद नहीं किए। फिर भी रॉक्सी पर प्रहार करता रहा। तभी रॉक्सी के दो तेज मुक्के डिल्लन के जबड़े पर पड़े और उसकी गर्दन पीछे की ओर झुक कर रह गई। डिल्लन का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया। वो संभला और रॉक्सी पर पिल पड़ा। उसने एक जोरदार मुक्का रॉक्सी के चेहरे पर जड़ दिया। इस बार रॉक्सी बच न सका। वो नीचे जा गिरा। डिल्लन कूदकर उसके ऊपर सवार हो गया और उस पर मुक्कों की झड़ी लगा दी। इस बार बाजी डिल्लन के हाथ रही। उसने अपने वजन से रॉक्सी को दबा दिया। नीचे पड़ा रॉक्सी निकलने के लिए छटपटाने लगा, किंतु डिल्लन ने उसे उठने नहीं दिया। धीरे धीरे रॉक्सी की ताकत जवाब देने लगी। वो ढीला पड़ता चला गया और उसकी पकड़ से आजाद होने के लिए अपनी लातें चलाने लगा।
तभी डिल्लन ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर एक दो हथड़ उसके चेहरे पर दे मारे। रॉक्सी का तड़पड़ाना बंद हो गया। तुम हमेशा ही चालाकी दिखाते रहना चाहते थे मरदूद। डिल्लन उसकी गर्दन दबाए हांफता हुआ बोला, ले अपनी करनी की सजा भोग। वो उसकी छाती पर हांफता हुआ तब तक बैठा रहा जब तक कि उसे यकीन नहीं हो गया कि रॉक्सी ने दम तोड़ दिया है। फिर वो हाथ झाड़ कर उठा और एक लंबी सांस भरी। डिल्लन कुछ देर अपने जख्मों को टटोलता हुआ वहीं खड़ा रहा, फिर लड़खड़ाते कदमों से फार्म हाउस की ओर चल पड़ा। वो बहुत सतर्कता से चल रहा था, अतः किसी ने उसे नहीं देखा। फार्म हाउस पर पहुंचकर उसने एक बेलचा और कुदाल तलाश किया और उन्हें लेकर वापस जंगल की ओर लौट पड़ा। फिर उसने एक कब्र खोदी और रॉक्सी का मुर्दा जिस्म उसमें पटक दिया। उसने कब्र को समतल किया और उस पर ऊपर से पेड़ों की कई शाखाएं, टहनियां, पत्ते बिछा दिए। अब कब्र को खोज पाना मुश्किल था, क्योंकि कब्र सड़क से काफी हटकर जंगल में थी। झाड़ियों के पीछे सांस रोके खड़ी कृषि ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। उसकी आंखें नम थीं। जब डिल्लन संतुष्ट होकर वहां से चला गया तो वो झाड़ियों से बाहर निकली और चुपचाप कब्र के पास आकर खड़ी हो गई। अचानक उसके नेत्रों में परिवर्तन हुआ। नम होती हुई उसकी आंखों में प्रतिहिंसा के भाव जागृत होने लगे। उसकी मुट्ठियां भिंच उठी और उसके गले से अजीब सी गुर्राहट निकलने लगी। कुदाल और बेलचा वापस रखकर डिल्लन खेतों में भटकता रहा। वो सोचना चाहता था कि आगे का प्रोग्राम क्या होना चाहिए। क्या कार लेकर चल देना ठीक होगा? क्या कृषि कोई गड़बड़ी पैदा करेगी? यह भी हो सकता है कि वो सब कुछ भूल ही जाए। वो इतनी मासूम थी कि उसके लिए भूल जाना कठिन नहीं था। उसके पास रकम भी थी और कार भी। रॉक्सी की मौत से प्रभावित हुए बगैर वो सोचता रहा। जब भी कोई व्यक्ति उसके रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश करता था, वो उसे अपने रास्ते से हमेशा के लिए साफ कर दिया करता था। स्वयं को जीवित रखने के लिए वो इस नियम का पालन करता चला आया था। कुछ दूर आगे बूढ़े चेस्टर दंपत्ति उसे खेतों में काम करते हुए मिले। डिल्लन उनके नजदीक पहुंचा तो मदर चेस्टर ने अपना काम बंद कर दिया। लगता है रॉक्सी यहां से भाग गया है, डिल्लन ने मदर चेस्टर को बताया। भाग गया है? मदर चेस्टर ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा। भला वो यहां से क्यों भाग गया है? डिल्लन ने अपने कंधे उचकाए। तुम तुम तो नहीं जा रहे हो ना? अभी तो मैं नहीं जा रहा हूं, पर जाना तो होगा ही, मदर चेस्टर ने सिर हिलाते हुए कहा। जॉय अभी तक नहीं पहुंचा। ईश्वर जाने क्या बात है, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। जॉय जो कुछ कहता है उसे पूरा जरूर करता है। हो सकता है बीमार पड़ गया हो, डिल्लन ने आगे बढ़ते हुए कहा। उसने फैसला कर लिया था कि आज ही इस जगह को छोड़ देगा। कुछ देर वो यूं ही खड़ा रहा, फिर मदर चेस्टर को खामोश देखकर आगे बढ़ गया। वो काफी दूर तक यूं ही निरुद्देश्य चलता रहा। तभी उसकी निगाह तार के खंभे पर पड़ी, जिस पर कोई नोटिस चिपका हुआ था। उसने नोटिस पढ़ा और उसके पैरों के नीचे की जमीन निकल गई। नोटिस पर उसी की तस्वीर छपी थी और नीचे लिखा था, इस व्यक्ति की पुलिस को तलाश है। इसे जिंदा या मुर्दा लाने वाले को $5,000 का इनाम दिया जाएगा। नीचे पुलिस अधिकारी के दस्तखत थे, जिसे डिल्लन ठीक से पढ़ नहीं पाया। नोटिस पढ़ते ही भय की एक तेज लहर उसके समूचे जिस्म में दौड़ गई। यहाँ इन सुनसान पहाड़ियों में उसकी फोटो लगी हुई थी। कोई भी उसे पहचान कर पुलिस को सूचित कर सकता था और फिर एफबीआई वालों की जीपें और हेलीकॉप्टर यहाँ आसानी से पहुंच सकते थे। अब ज्यादा देर नहीं लगेगी उन्हें। डिल्लन का सारा जिस्म पसीने से भीग गया। वो तेजी से मुड़ा और लगभग भागता हुआ सा वापस फार्म हाउस में पहुंच गया। दिन का बाकी हिस्सा उसने अपने कमरे में बंद रहकर ही काटा। खिड़की के पास बैठा वो बाहर की ओर देखता रहा। घबराहट से उसका बुरा हाल हो रहा था। वो हर आहट पर चौंक चौंक उठता था। वो रॉक्सी के बारे में सोचने लगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि रॉक्सी मर चुका था और स्वयं उसी ने गला घोंट कर उसकी हत्या की थी। और तो और उसे कब्र में दफनाने का काम भी खुद उसी ने किया था। उसे लग रहा था कि अभी अभी दरवाजा खुलेगा और रॉक्सी कमरे में दाखिल हो जाएगा। फिर सहसा उसे याद आया, रात के समय
ताश खेलने के लिए उसके पास कोई साथी नहीं होगा। रात के इतने लंबे घंटे अब वो कैसे काट पाएगा? रॉक्सी का विचार आते ही उसकी विचारधारा कृषि की ओर मुड़ गई। वो दीवार का सहारा लिए उसके बारे में सोचने लगा। जितना वो उसके बारे में सोचता था, उसकी व्याकुलता भी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। उसे बाहर आने में डर महसूस हो रहा था, क्योंकि उसे भय था कि कहीं कृषि उसके सामने ना आ जाए। हो सकता है कि वो अपनी माँ से सारा वाकया कह दे। उसकी माँ सुनेगी तो गुस्से से पागल हो उठेगी, और इस वक्त वो उसी बूढ़ी औरत से दुश्मनी लेने के पक्ष में नहीं था। सूरज डूबने तक वो अपने कमरे में बंद पड़ा रहा। फिर चंद घंटों के बाद यह अनुमान लगाकर कि अब कृषि सो चुकी होगी, वो बाहर निकला। मदर चेस्टर डिनर तैयार कर रही थीं। उसने डिल्लन की ओर कठोरता भरी नजरों से देखा और पूछा, ये कृषि को क्या हो गया है? क्यों, क्या हुआ उसे? डिल्लन ने अपने चेहरे पर कोई भाव लाए बगैर कहा। मदर चेस्टर ने कंधे उचकाए और बोली, कुछ पता नहीं क्या हुआ है। वो अजीब से मूड में है। जब से लौटी है उसने एक शब्द भी नहीं बोला है। डिल्लन के मुंह से राहत की सांस निकली। हो सकता है वो किसी बात से परेशान हो। रॉक्सी चला गया है ना? उसने अपनी राय जाहिर की। एक प्लेट में खाना लगाकर डिल्लन के सामने रखती हुई मदर चेस्टर भी वहीं बैठ गई। ओह, मैंने उसे रॉक्सी से चले जाने के बारे में बताया ही नहीं था, वो बोली। सुनकर कहीं वो और ज्यादा व्याकुल ना हो उठे। डिल्लन ने अपनी प्लेट में थोड़ा सा खाना डाला और बाकी की प्लेट बूढ़े चेस्टर की ओर खिसका दी। वो बोला, पर उसे कभी न कभी तो ये बात पता चल ही जाएगी कि वो नहीं आएगा। जोए अभी तक नहीं आया है क्या? खाना खाते हुए बूढ़े चेस्टर ने पूछा। डिल्लन ने नजरें उठाकर उसकी ओर देखा। जुबान से वो कुछ नहीं बोला। मुझे लगता है बीमार पड़ गया होगा, मदर चेस्टर व्याकुल स्वर में बोली। डिल्लन खामोशी से खाना खाता रहा। बड़ी देर बाद यूं ही गुमसुम बैठा सोच में डूबा रहा। रॉक्सी के बगैर अपना कमरा उसे काटने को दौड़ेगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद किसी के विचार भी उसके जहन को झकझोरते रहते थे। डिल्लन ने अपना सिर झटक कर इन विचारों को झटकना चाहा, पर कामयाब नहीं हुआ। अनेक आशंकाएं रह रहकर उसके दिमाग से टकराती रहीं। मदर चेस्टर प्लेटें धोने लगी और बूढ़ा चेस्टर सोने चला गया, तो वो उठ बैठा और अपने कमरे की ओर चल पड़ा। आशंकाओं ने अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। मोमबत्ती की नाचती सी परछाइयां उसे भयभीत करने लगीं। तभी उसकी निगाह उस स्कॉच की बोतल पर जा टिकी जिसे रॉक्सी अपने लिए इस्तेमाल किया करता था। डिल्लन ने आज तक शराब छुई नहीं थी। सारी जिंदगी वो एक अनुशासन के साथ व्यतीत करता आया था, पर आज उसके दिमाग पर भारी बोझ था, और उस बोझ से छुटकारा पाने का उसे एक ही सहारा दिखाई दिया, शराब। वो आगे बढ़ा, मग में विस्की डाली और एक ही बार में ढेर सारी शराब गले में उतार गया। विस्की का तत्काल असर हुआ। डिल्लन बुरी तरह से खांसने लगा। खांसते खांसते वो दोहरा हो गया। फिर जब खांसी थोड़ी सी रुकी तो अपनी अव्यवस्थित सांसों पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे विस्की ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। उसका परेशान दिमाग एकदम शांत हो गया। उसके अंदर एक नए उत्साह का संचार होने लगा। उसने मोमबत्ती उठाई और मेज पर टिका दी। फिर समय बिताने के लिए अपनी जेब से नोटों की गड्डियां निकाली और नोट गिनने बैठ गया। उसने नोटों की 2 गड्डियां बनाई और उन्हें जेब में रख लिया। फिर मोमबत्तियों को बुझा दिया। खिड़की से चंद्रमा की चांदनी अंदर पड़ रही थी। इससे कमरे में खासी रोशनी हो गई थी। वो खिड़की के पास जा बैठा। उसने बोतल की अंतिम स्कॉच की बूंदें भी अपने गले में उतार ली। अब तक उस पर नशा तारी होने लगा था। सहसा उसे किसी की याद सताने लगी। वो उसे पा लेने के लिए व्याकुल हो उठा। नशा कुछ और गहरा हो गया था, और अब उसे अंधकार में हर तरफ कृषि ही कृषि नजर आने लगी। घंटों बीतते गए और वो उसी प्रकार खिड़की के पास बैठा कृषि के ख्यालों में खोया रहा। फिर धीरे धीरे एक भयानक संकल्प उसके मनोमस्तिष्क पर हावी होने लगा। कृषि को पा लेने की चाहत उसे बुरी तरह प्रताड़ित करने लगी। वो उठ खड़ा हुआ और नीचे झुककर उसने अपने जूते उतार डाले, जुराबें पहने। वो दबे पांव बाहर निकला, कृषि के कमरे की ओर बढ़ चला। उसके पैरों से जरा भी आहट नहीं हो रही थी।
अंधेरे में हाथ आगे बढ़ाता हुआ टटोल टटोल कर बिना आवाज किए चलता हुआ वो किसी के कमरे में दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजे की मुठिया थाम ली। फिर धीरे से हैंडल घुमाया और अंदर दाखिल हो गया। कमरे में पूर्णतया अंधकार था। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया और अंधेरे में टटोलता टटोलता आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे लगा कि कमरे में दूसरा कोई और भी व्यक्ति मौजूद है। वो थमक गया और कुछ देर यूं ही खड़ा प्रतीक्षा करता रहा। फिर संभल कर आगे बढ़ा और रेलिंग के पास बिछी चारपाई के नजदीक खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ इस अंदाज में आगे बढ़ा रखे थे कि यदि किसी चीखे तो फौरन उसका मुंह दबा ले। तभी उसके एक हाथ ने किसी ठंडी लिजलिजी सी चीज का स्पर्श किया। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और झुककर उस चीज को देखना चाहा, पर कमरे में अंधेरा होने की वजह से उसे देखने में नाकामयाब रहा। ठंडी लिजलिजी उस वस्तु के स्पर्श से उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे स्वयं पर गुस्सा आने लगा। वो व्यर्थ ही भयभीत हो रहा था। किसी को भोगने की इच्छा फिर से बलवती होने लगी और उसने नीचे झुककर उसके बिस्तर को टटोला। इस बार उसकी उंगलियां उसके चेहरे पर जा पड़ी। उसने टटोल कर चेहरे पर हाथ फिराया। उसके गाल उसकी नाक तथा ठोड़ी का स्पर्श कर रहे थे। उसे लगा किसी के शरीर में वो गर्मी नहीं थी जिसकी उसे अपेक्षा थी। उसका चेहरा अकड़ा अकड़ा तथा ठंडा था। उसने पलकों पर हाथ फिराया। पलकें काफी खुरदरी और मिट्टी से भरी हुई महसूस हो रही थीं। फिर जैसे उसे बिजली का तार छू गया। वो चिहुक कर एकदम पीछे हट गया। उसने कांपते हाथों से जेब में माचिस टटोली। उसका समूचा जिस्म पसीने से भर उठा। उसने माचिस की तिल्ली जलाई। एक हल्की सी तिल्ली घिसने की आवाज हुई और कमरे में शोला सा कौंध उठा। उसने बिस्तर पर गंदी चादर में लिपटे उस शरीर की रूपरेखा देखी और उसे लकवा सा मार गया। चादर से रॉक्सी का क्षत विक्षत चेहरा झांक रहा था। उसकी आंखें अब भी आश्चर्यजनक ढंग से फटी हुई थीं। डिल्लन को यूं लगा जैसे वे आंखें सीधे उसके चेहरे पर गड़ी जा रही थीं। डिल्लन के हलक से जोरदार चीख निकली। बिस्तर से थोड़ा परे हटकर कोने में लेटी कृषि चीख सुनकर चौंक उठी और एकदम उठ बैठी। जैसे ही उसकी निगाह डिल्लन पर पड़ी, वो भयभीत हो गई। डिल्लन के हाथ में जलती माचिस की तिल्ली समाप्त होकर बुझ गई। कृषि एकदम से उठकर खड़ी हो गई और एक कोने में सिमट गई। फिर जैसे ही डिल्लन ने दूसरी तिल्ली जलाई तो उसने देखा कृषि ने अपने हाथ में अपनी छाती के साथ पिस्तौल ताना हुआ था और उसका निशाना ठीक डिल्लन की ओर था। वो पिस्तौल रॉक्सी का था और कृषि रॉक्सी की लाश को कब्र से निकाल लाने के साथ साथ पिस्तौल भी ले आई थी। डिल्लन ने एक कदम आगे बढ़ाया। तभी कृमि के हाथ में थमी पिस्तौल ने आग उगल दी। अंधेरे में एक शूला सा लपका और गोली डिल्लन से जा टकराई। डिल्लन के मुंह से एक हृदय विदारक चीख निकली और वो लहराकर फर्श पर जा गिरा। किसी के हाथ से पिस्तौल छूट गई और उसने घबराकर दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया। डिल्लन कुछ देर तड़पा, फिर शांत हो गया। जीवन समाप्त होने से पहले उसे सिर्फ कुछ ही पीड़ा झेलनी पड़ी थी। अभी आपने सुनी जेम्स हेडली चेज की कहानी मुर्दे नहीं बोलते। आवाज महेंद्र भटनागर की। 2019 की ये